देश में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार धार्मिक मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। ऐसे वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अब ये सब कुछ आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि स्टार प्रचारकों के द्वारा कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जाए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आयोग ने अपने आदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वे अपनी पार्टी की तरफ से एक औपचारिक नोट जारी करें। उन्हें बताएं कि बयान देते समय सावधानियां बरती जाएं। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि लगातार जनसभाओं में देखा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को लेकर बयानबाजी की जा रही है। जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार किए जा रहे हैं। ऐसे में मैं दोनों पार्टियों से अपील करता हूं कि ऐसे बयान ना दिए जाएं। साथ ही सांप्रदायिक भाषणों से परहेज करने का निर्देश भी दिया गया है और समाज को विभाजित करने वाले भाषणों को बंद करने को कहा गया है। आगे कहा गया कि कोई भी ऐसे बयान नहीं दिए जाएं जिससे कि चुनाव आयोग आप पर कार्यवाही करे। अब इसी के साथ साथ कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कहा है कि लगातार देखा जा रहा है कि देश के संविधान को खत्म करने और अग्निवीर योजना को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में रक्षा बलों की सामाजिक आर्थिक संरचना के बारे में ऐसे बयान नहीं दिए जाएं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को ही चेताया है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से चुनाव के दौरान बचें, क्योंकि देखिए लगातार अगर अभी तक की बात की जाए तो 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में जनसभाओं को संबोधित करते हुए दोनों ही पार्टी के स्टार प्रचारक धर्म के आधार पर टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टी के मुखियाओं को चेताया है कि किसी भी प्रकार की धर्म आधारित टिप्पणियों से, बयानबाजियों से आपके नेताओं को बचना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी तरफ जेपी नड्डा को चुनाव आयोग ने एक नोट जारी करने के लिए कहा है। तो जिस प्रकार से चुनावी सुचिता को दोनों पार्टियां ठेंगा दिखा रही हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, वहीं हमारे साथ कांग्रेस नेता रोहन सिंह जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से नेता बचें। निश्चित तौर पे जब चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, जब कोई आदेश जारी होती है तो हम लोग उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन अगर आप इसकी शुरुआत देखेंगे तो अभी से नहीं, ये 24 के चुनाव से नहीं, बहुत पहले से ही कुछ वर्तमान के विरोधी दल तो धर्म के आधार पर ही प्रचार करते रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, भाई वोट जिहाद करो। तो ये सर्वविदित हो जाता है कि इसका जो है अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या निकल रहा है। हालांकि वो आपस में इंडी गठबंधन बनाए हुए हैं और उन लोगों की विचारधाराएं पता नहीं कैसे इस समय एक हुई है, हो सकता है कुछ कारण रहे हो और कुछ विपत्ति आई हो। लेकिन अगर आप देखें तो तुष्टीकरण, यानी ये जो इस प्रकार के बयानों का जो जेनेसिस है, जो मूल है, वो तुष्टीकरण ही है। अब उसके आधार पे अगर आप ज्यादा करेंगे तो देखिए, जब काउंटर एक उधर से तीर छूटता है तो उधर का काउंटर तो होगा ही होगा। अब कौन किस प्रकार से करता है और कितना उसको गंभीरता से लिया जाता है, ये दूसरी बात है। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने इस बार किया है तो भारतीय जनता पार्टी तो का गंभीरता से पालन करेगी, लेकिन ये विरोधी दल उसको कितनी देर तक पालन कर पाएंगे। हालांकि अब जो है केवल 2 चरण के चुनाव रह गए हैं और इसमें उनको पालन करने में क्या परेशानी आएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन प्रदीप जी, सवाल तो यही है ना कि चुनाव आयोग को बार बार ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि इस प्रकार की टिप्पणियां चुनाव के दौरान नहीं होनी चाहिए, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भाषण नहीं होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि 5वें चरण के बाद ही चुनाव आयोग ये बात कह रहा है। चुनाव आयोग तो शुरू से ही ये बात कह रहा है। निश्चित तौर पर, लेकिन जब देखिए इतने चरण बीत जाते हैं और देखते देखते बर्दाश्त की जब इंतहा हो जाती है तब चुनाव आयोग को आना पड़ा। अभी आप देखेंगे कि अगर देखा जाए तो इसमें शुरुआत इंडी गठबंधन की तरफ से हुई है। अल्टीमेटली जिस कारण ये बयान आया है चुनाव आयोग का, उसकी ये उसी की प्रतिक्रिया है जिसके आधार पर चुनाव आयोग को करना पड़ा। आप देखिए, शुरुआत इसी वर्तमान चुनाव में देख लीजिए, पिछले चुनाव को छोड़ दीजिए तो
वर्तमान नहीं में ठीक है जो प्रदीप जी, बयान तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए गए हैं, चाहे राम मंदिर को लेकर बयान किया गया हो, चाहे उधर से अग्निवीर योजना को लेकर बयान किया गया हो, तो ये कहना गलत है कि विपक्षियों ने इसकी शुरुआत की। दोनों ही तरफ से इसकी शुरुआत हुई। बहरहाल हमारे साथ कांग्रेस नेता रोहन सिंह जी मौजूद हैं। रोहन सिंह जी, देखिए चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को चेताया है कि धर्म के आधार पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों बार बार चुनाव आयोग को आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है कि चुनाव के दौरान धर्म जो है वो मुद्दा नहीं होना चाहिए? नलिनी जी, हमें एक बात पर आपत्ति है। आपत्ति ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक पलड़े में एक उसमें नहीं तौला या नापा जा सकता है, और ऐसा चुनाव आयोग ने करने की कोशिश की। अब चुनाव आयोग कितना बढ़िया काम कर रहा है पूरे देश में देखा है। रही बात कि धर्म की बात कर रहे हैं, अरे भाई साहब, इनके प्रधानमंत्री मतलब इनके पार्टी का चेहरा मतलब मोदी सरकार है ना कि भाजपा सरकार है। मोदी की गारंटी ना कि भाजपा की गारंटी है। वो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंच से खड़े होके कि प्रधानमंत्री के घर पे बिरयानी खाएंगे आतंकवादी अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। अगर इंडिया गठबंधन सरकार आ जाएगी तो टोटी खोल ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन सरकार आएगी तो आपके बच्चे का पेंसिल बॉक्स छीन ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन सरकार आएगी आपकी मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन वाले मटन सुनिए ना, नीचे सवाल पूछिए, प्रदीप भाई बोले, अब हमको एक बार सुन तो लीजिए। फिर इंडिया गठबंधन सरकार आएगी तो आपके फ्रिज में घुस के नींबू गाड़ देंगे दूध में। क्या है ये सब? ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये तरह की इनको भाषा बोलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या, इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्षता से कितने अच्छे से काम कर रहा है हम सारे लोगों को पता है। रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। अग्निवीर हम खत्म करेंगे जिस दिन सरकार आएगी। नहीं तो सर, देश के संविधान को खत्म करने की बात भी तो कही जा रही है ना, मुद्दे की बात उसको लेकर भी तो आरोप लगाए जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर आप लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। चुनाव आयोग नहीं बताएगा कि हम किस मुद्दे पे बात करें, किस मुद्दे पे। अग्निवीर योजना है, हम योजना का नहीं, लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है ना कि ऐसे में रक्षा बलों की सामाजिक आर्थिक संरचना के बारे में ऐसे बयान नहीं दिए जा सकते ना सर। जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा बलों को जो नुकसान किया, जो ताने बाने का नुकसान किया, और जितना पॉलिटिसाइजेशन किया उतना किसी ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए हानिकारक थे, संवैधानिक संस्थाओं के लिए हानिकारक थे, देश की पूरी व्यवस्था के लिए। जिस देश की व्यवस्था को बनने में इतने साल लगे उस देश पे इन्होंने नुकसान पहुंचाया, और ये हमको बता रहे हैं कि उस पर ताने बाने की बात करें। इन्होंने अग्निवीर के साथ शहादत में कैसे फर्क कर लेंगे आप कि एक आदमी अग्निवीर का शहीद है, उसकी बेवा को, उसके बूढ़े माँ बाप को क्या कहते हैं, ना पेंशन मिलनी है, ना मेडिकल सुविधा मिलनी, ना CSD सुविधा मिलनी है। कैसे शहादत में अंतर हो जाएगा? उसी गोली से मरा, वो भी उसी गोली से मरा, दूसरा जवान भी। हम अपनी बात सुनिए ना नल्ली जी, ये जज्बाती नहीं ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं ना, क्योंकि देखिए वक्त की कमी है तो एक एक करके सवाल भी लेते रहेंगे और जवाब भी लेते रहेंगे। ठीक है प्रदीप जी, जवाब दीजिए। आखिर चुनावों के दौरान जो जनसभाएं हो रही हैं उनमें विकास, बेरोजगारी और जनता को मिलने वाली राहत पे बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों धर्म के आधार पर बात हो रही है? क्यों मंदिर मस्जिद किया जा रहा है? क्यों मंगलसूत्र का जिक्र किया जा रहा है? क्या अब मुद्दे नहीं बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास? नलिनी जी, मैंने शुरू में एक बात बोली, देखिए आपने उनसे उनके विचार लिए और उन्होंने क्या क्या बातें कही, और उससे अपने आप में समझ में आ जाता है कि इनके विचार या इनके छोटे से लेकर बड़े नेताओं के विचार क्या है। केवल किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भावनाओं को भड़काना इनका है और इनका काम रह गया है। और दूसरी बात देखिए कि आप देखेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से होती है। हम तो विकास की बात करके आ रहे हैं, हमारा तो एजेंडा ही विकास का एजेंडा है, लेकिन इन लोग का एजेंडा केवल एक आदमी को हटाने का है। जब इस प्रकार के एजेंडे बन जाते हैं विपक्ष के, तो ये जो है दिशाहीन हो जाते हैं। हमारे पास रोड मैप है आने वाले समय, हमारे पास योजनाएं हैं, हमारे पास पूरी उसकी कार्यविधि है कि हमको कैसे करना है। यहाँ पे क्या है, केवल भड़काना है, केवल भ्रम फैलाना है। इतनी सारी बातें बता दी, अग्निवीर योजना अभी चल रही है, अभी उस पे इतने सारे युवक उसमें भर्ती हुए। आप किसी युवक के 4 साल अभी पूरे भी नहीं हुए और आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। बहरहाल वो दूसरी बात है, लेकिन जहाँ तक रही बात नहीं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, भाषा के आधार पे कोई टिप्पणी नहीं करती है क्या सर? अरे आप देखिए, नॉर्थ साउथ का डिवाइड की शुरुआत किसने की थी? कांग्रेस के एक व्यक्ति ने किस प्रकार की शुरुआत? राम मंदिर का जिक्र किसने शुरू किया चुनावों में सर? राम मंदिर का जिक्र कि विपक्ष को राम मंदिर से दिक्कत है, राम मंदिर को विपक्ष को राम मंदिर से दिक्कत है, विपक्ष अगर सत्ता में आ गया तो राम मंदिर तोड़वा देगा। इस प्रकार की टिप्पणियां किस पार्टी की तरफ से की गई? राम मंदिर हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, हमने उससे पूरा किया है और हमने केवल उसी को बताया, और हम तो अब बताते भी नहीं। तो बन गया ना सर, अब आगे क्या काम करेंगे उसके बारे में जिक्र करेंगे ना सर? हमें निश्चित तौर पे, लेकिन ये लोग देश तोड़ने की बातें करते रहे। नॉर्थ साउथ का एक कांग्रेस के एक सांसद थे,
दक्षिण भारत से, उनके बयान को क्यों बुलाया जा रहा है? वो भी तो चुनावी वर्ष में ही उन्होंने दिया है, इसके पहले कब दिया था? राहुल गांधी जी की तो बातें ही निराली है, कुछ भी बोले उस पर कंट्रोवर्सी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता, प्रमुख दल इस प्रकार की बातें करेंगे तो क्या हमें काउंटर करने का भी अधिकार नहीं है क्या? नहीं तो काउंटर किस तरीके से करेंगे? काउंटर किस तरीके से करेंगे? ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, सर इस प्रकार से काउंटर करेंगे क्या? चुनाव आयोग जो नियम बनाता है उसका सरेआम उल्लंघन दोनों ही पार्टियां करती नजर आती हैं अपनी जनसभाओं में। नहीं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ नलिनी जी कि शुरुआत इंडी गठबंधन की तरफ से होती है। वोट जिहाद की बात किसने की थी? नहीं तो अगर किसी नियम का उल्लंघन करेंगे प्रदीप जी तो आप लोग भी करेंगे क्या? ये तो मतलब कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है ना सर कि शुरुआत उधर से हुई है। मंगलसूत्र का जिक्र किसने किया? मंगलसूत्र की शुरुआत किधर से हुई? राम मंदिर की शुरुआत किधर से हुई? काशी मथुरा का जिक्र चुनावों में क्यों हुआ सर? कई सारे सवाल हैं यहाँ पर। फिर तो नहीं, देखिए चुनाव उन्होंने बैलेंस करने के नाम पे दोनों पार्टियों को दे दिया। हालांकि मैं उनकी स्वतंत्रता, उनके स्थायित्व, उनके संवैधानिक अधिकारों, उनके संवैधानिक संस्था से हमारा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर आप यही प्रश्न विपक्षी दलों से करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए ये तो संवैधानिक संस्थाओं पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। यानी चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इनकी अन्य सारी बातों पर ही जो है इनके प्रश्न चिन्ह रहते हैं। सारी विकास की बातों पर इनके प्रश्न चिन्ह रहते हैं। बीते 10 वर्षों में किस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं बदली है, स्थितियां बदली है, जीरो पॉलिटिक्स की क्या हुई है, कुछ भी भारत का नेतृत्व करे, भारत भूमि का नेतृत्व करे, इनको उस पर आपत्ति रही है। तो आप बताइए कि अगर इनकी हर बात पे इनको आपत्ति रही है तो सरकार ऐसे थोड़ी काम करेगी। ठीक है, रोहन जी जवाब दीजिए। रोहन जी जवाब दीजिए। हिंदी भाषी बेल्ट, दक्षिण भाषी बेल्ट किसने बांटा? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है, किसके बयान है ये? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है कि नहीं है हम सबको पता है। हम लोग नेशनल टीवी पे डिबेट पे बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का रवैया है अल्पसंख्यकों के प्रति हम सबने देखा है। मैं जब बताता रहा हूँ, जब शीर्ष का आदमी कहता है कि घुसपैठिए हैं, ये आपकी क्या कहते हैं संपत्ति ले लेंगे, ये घुसपैठिए हैं, आतंकवादियों को प्रधानमंत्री, अगर नरेंद्र मोदी जी हट जाएगा अगला प्रधानमंत्री बिरयानी खिलाएंगे प्रधानमंत्री आवास पे। अरे पता नार्सिज्म जो होता है ना, जब आत्ममुग्धता आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाई क्या भाई साहब, नेशनल टीवी पे प्रदीप भाई बैठे हैं, उज्ज्वल निकम ने बोला था आपके लिए सुनिए तो ना। अरे प्रदीप जी व्हाट्सएप डिबेट करने के लिए नहीं बैठता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मेरी बात सुनिए। ठीक है रोहन जी, आप राजनीति में गंभीरता से चीजों समझिए। उज्ज्वल निकम ने बोला तो उज्ज्वल निकम आप क्या कहती है? क्या वक्तव्य रखना चाह रहे हैं सुन लेते हैं रोहन जी जवाब पूरा। हाँ तो नार्सिज्म डेवलप हो गया पूरी पार्टी, एक आदमी के प्रति एक ही चेहरा, एक ही वो उनको भगवान बनाने के तुल्य, वो व्यक्ति भी अपने भगवान बनने में तुल गए हैं। आजकल इंटरव्यूज में कहने लगे कि हमको मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, माँ थी तब तक याद था, तो लगता है मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ। वो अवतार बताते, पूरी पार्टी उनका अवतार बता रही होती है। और संबित पात्रा एक कदम आगे चले जाते, कहते जगन्नाथ जी मतलब मोदी जी के भक्त। समझिए देश किस स्थिति में जा रहा है। एक व्यक्ति पूरे देश से, पूरे हर चीज से बड़ा हो गया है और सिर्फ रात दिन उनका काम किसी तरह से सत्ता में बने रहे, उसके लिए साम दाम दंड भेद साजिश। कि भारत के प्रधानमंत्री है, इनकी बात कितनी गंभीर है कि मंच से खड़े होकर कहते हैं कि अडानी अंबानी कांग्रेस को टेम्पो भर के पैसे दे रहे हैं। पूरे 10 साल गुजर गए, कहते रहे हम लोग कि अडानी अंबानी की जांच कर लीजिए काले धन की, तो उस पे नहीं। अभी वो जाके मंच पर आरोप लगा रहे थे इनकी एजेंसियां क्या कर रही थी, और अभी भी वक्त है जाके जांच कर लेते। पता चला कि अडानी जी अभी कल घोटाला सामने आ गया कि उन्होंने पूरे देश को 10 साल 3 गुनी कीमत पे क्या कहते हैं कोयले बेचे। वो भी क्वालिटी जो थी वो 5000 कैलोरी पावर का कोयला चाहिए था, 3500 कैलोरी पावर का कोयला दिया गया। तो आप समझिए कि देश के साथ एक संगठित लूट की गई है, देश के संसाधनों के साथ लूट की गई पिछले 10 सालों में। उस पर कोई बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं होती। कोई पूछे कि सालाना 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन,
किसानों की आय दुगनी, कितने वादे थे, कितने उसमें से पूरे हो गए? एक भी हमको बता दे स्मार्ट सिटी जो तैयार हो गई हो, ये बता दें कि कब इन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिए। पिछले 10 सालों में जिनके बच्चे ओवर एज हो गए वो लोग नहीं सवाल पूछेंगे? बिल्कुल। आप मैं तो चाहूंगा प्रदीप भाई बैठे, आप इनसे पूछिए कि वो लोग जब उन बूढ़े माँ बाप जिनके बच्चे ओवर एज हो गए उनके लिए कौन जिम्मेदार? क्या नरेंद्र मोदी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? कहेंगे कि हाँ हम एज बढ़ाकर दे रहे हैं। एक पूरी पीढ़ी बेकार कर दी गई है। पूरे 10 साल देश जो नुकसान झेला है उसको भरपाई करने में अगले 10 साल कम पड़ जाएंगे। तो इसके लिए देश मतलब ये देश की जनता बदलाव कर रही है, देश की जनता चुनाव लड़ रही है, राजनीतिक दल नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए, आपके मैनिफेस्टो से आंकड़े गायब हो जाते हैं, कितना रोजगार देंगे बताइए, कितना विकास करने वाले, क्या प्लानिंग है आपकी? क्योंकि देखिए अगर पिछली बार की बात की जाए तो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, क्या वो वादा पूरा हुआ? सिर्फ धर्म के आधार पर जो है चुनावी जनसभाएं संबोधित की जाएंगी क्या सर? नलिनी जी, अगर कांग्रेस अपने 10 वर्षों के पूर्व के आंकड़ों पे जी रही है या चुनाव लड़ रही है तो ये उनकी परेशानी है, हमारी नहीं। अगर आप बाकी तो देश छोड़ दीजिए, आप केवल उत्तर प्रदेश में ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन होता है, ये सबको पता लगता है ना, वही आंकड़ा है कि कितने नए रोजगार आए, क्योंकि जब आप तनख्वाह देते हैं तो उसका कुछ भाग ईपीएफओ में भी जाता है। उत्तर प्रदेश इस समय लगातार टॉप पे है, बाकी शासित राज्यों को छोड़ दीजिए। और कांग्रेस के मित्र को या कांग्रेस की पूरी पार्टी को पता ही नहीं है कि वैश्विक व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, हम कितने सुरक्षित हैं। 2 बड़ी बड़ी बातें हो गई, युद्ध हो रहे हैं और संपूर्ण विश्व एक पेंडेमिक से निकल करके बाहर आया है, सबकी व्यवस्थाएं खराब हो गई। उन स्थितियों में हम कितनी अच्छी स्थिति में हैं इनका अंदाजा शायद इसे है नहीं। इनके लोग तो बहुत विदेश जाते रहते होंगे, आज शायद उनको ये अंदाजा नहीं होगा कि भारत की स्थिति कहाँ है, कितना सम्मान हमारा आगे बढ़ा है। और रोजगार की बात करना है इनसे, देखिए ऐसा तो होता ही नहीं है। मान लीजिए मैं आपके प्रश्न को थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान लेता हूँ, अगर मैं स्वीकार भी कर लूं तो क्या कांग्रेस पार्टी अन्य अपनी गलतियों को स्वीकार करेगी? ऐसा तो कदापि संभव ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग ईपीएफओ के डेटा को नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे इनके क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय इनके जो सहयोगी है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था वो देते हैं, या उनके शासनकाल में कितने दंगे होते हैं, क्या बात होती है? लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर एक सवाल मैं लेना चाहूंगी कि देखिए आप लोगों पर लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही है कि कोई भी जनसभा आपकी पाकिस्तान का नाम लिए बिना, हिंदू और मुस्लिम का नाम लिए बिना और गांधी परिवार पर निशाना साधे बिना खत्म नहीं होती। अगर ये शब्द हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, ये अगर हटा लिया जाए तो भी हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब चुनाव के समय कोई विपक्षी दल जनता को बरगलाएगा जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और समस्त केंद्रीय गठबंधन करता है तो हमें उसका माकूल जवाब देने आता है। हम अगर सभ्यता शुचिता से बात करते चले आते हैं तो ये लोग आके फैलाते हैं। देखिए नलिनी जी, ये जो है दोनों बड़ी पार्टियों पे ये जो है प्रतिबंध लगा है। अगर केवल हम पे लगा रहता तो निश्चित तौर पर हम उसके लिए गुनहगार होते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? आप बताइए किस प्रकार की आधारहीन योजनाओं की आप बात करते हैं जिनका नहीं, लेकिन भाषण दिए जा रहे हैं, इसीलिए तो चुनाव आयोग को बार बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है ना सर। अरे नलिनी जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज हमारे एजेंडे में उसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली, हम उसके आगे की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस या विपक्षी नहीं प्रदीप जी, बार बार क्यों ये बात उठती है कि हिंदू खतरे में, भारत में हिंदू कहाँ खतरे में है सर? ये सारी चीजें आखिर चुनावों के बीच में मंदिर का जिक्र, हिंदू खतरे में है, हिंदू मुसलमान क्यों जिक्र पड़ता है सर इन चीजों का? मैं जवाब दे दूं। ये जो अल्पसंख्यकों को डरा करके इंडी गठबंधन अपनी रोटियां सेकना चाह रहा है। आप बताइए पिछले 10 वर्षों में कितने बड़े बम फूटे, कितने दंगे हुए, और वही 10 साल यूपीए का शासन देख लीजिए, उसमें क्या हुआ था। 2004 से लेकर 2013 तक 14 तक क्या स्थिति रही, कितने बम फूटे, कौन सा ऐसा शहर था जहाँ बम नहीं फूटा, और कहाँ पे हम पिछले 10 सालों में कितनी ऐसी घटनाएं हो गई, कितने बड़े दंगे हो गए। तो हमें पता है कि जनता हमें समझ रही है, लेकिन ये लोग जो डर का माहौल कह के लोकतंत्र खतरे में है कह करके जो इस तरह की बातें करते हैं, जो पगलाते हैं, तो क्या हम उसका जवाब न दें? आप बताइए। चलिए ठीक है, हमारे साथ लगातार रोहन जी बने हुए। रोहन जी कह रहे हैं कि आप लोग जिस प्रकार से जनता को बरगलाते हैं उसी की जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी करती है। क्यों लगता है आप लोगों को कि लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो क्या पूरे विपक्ष को निलंबित करके सदन से बाहर भेज के कानून पास कराए जाते? लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो जिस तरह से पूरा का पूरा सब ढांचा है जो उसका उपयोग विपक्षी दलों के खिलाफ हो रहा होता, लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो लोग बात करते ना भाई
कि ईडी सीबीआई को सिर्फ विपक्ष के नेता दिखते हैं। इनके क्या जो अजीत पवार 50,000 करोड़ के घोटाले के लिए जिनको प्रधानमंत्री जी मंच से कहते हैं, वो अगले दिन डिप्टी सीएम बने हुए पाए जाते हैं। इनके क्या जो शिंदे इनके लिए लूट के प्रतीक थे, वो शिंदे इनके क्या सीएम बने पाए जाते हैं। नहीं, लेकिन क्यों बार बार कांग्रेस को बोलने की जरूरत पड़ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी? बिल्कुल, इसके पीछे वजह है, इसके पीछे तर्क है, क्योंकि इनके नेता बोलते हैं, इनके नेता कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है संविधान बदलना। हमने तो कोई सपना नहीं आया ना। इनके तमाम वीडियो, आप पत्रकार, आपको भी पता है, तमाम लोग कहते हैं, कुछ लोग खुली जुबान कहते हैं, कुछ लोग पीठ पीछे कहते हैं। इनका लक्ष्य है, इनका टारगेट है, इसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। इन्होंने उसी दिशा में अभी तक तो सारा कुछ इन्होंने किया। जब सरकारी नौकरियां खत्म कर देंगे तो आरक्षण बचेगा ही नहीं। ये तो हर एक चीज की, हर वो चीज जिससे इनको लगता है कि इनका मकसद के बीच में दूर बाधा बनेगी, उसको ही दूर करते जाते हैं। ठीक है प्रदीप जी, क्या आप लोग समझ चुके हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाए बिना, मंदिर मस्जिद की राजनीति करे बिना 400 पार का जो आपका सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा? उस आंकड़े को आप नहीं छू पाएंगे? कलमी जी, बिना इनके आरोपों के, ये जो भी कह रहे हैं उसके बिना ही हम 400 के पार जा रहे हैं। तो हमें इनके इस तरह की, लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि 135 से 140 भी पार नहीं कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर का सपना है। विपक्ष जो है, अगर पता नहीं ये लोग ठीक से अगर चुनाव लड़ते तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये लोग जो है सर्वेयर हो गए, सर्वे करने लग गए हैं पूरे घूम घूम करके कि जहाँ पे कितने हमको मिल रहे हैं, कितने हमको नहीं मिल रहे हैं। और जितने इनसे घटक दल है, कोई 10 बढ़ा रहा है, फिर उसके बाद अगला उससे ज्यादा 10 बढ़ा दे रहा है, फिर उसके द्वारा 10 और बढ़ा दे रहा है। देखिए 4 दिन के बाद ये सब लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे 400 पार। तो इनमें जब अपने एक दल में एक, तो 400 पार होगा तो विकास होगा सर, या फिर यही सारे मुद्दे उठेंगे, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही सारे मुद्दे उठेंगे? चलिए ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में रोहन जी जल्दी से, ये बहुत रोहन जी जल्दी से फाइनल कमेंट। नलिनी जी, ये देश बहुत मैच्योर है, डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर है, हमारे डीएनए में है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है और हम लोग को मालूम है, अच्छा बुरा हम लोग अपना चुन लेते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, इसीलिए मत से हिंदू मुसलमान हो रहा है। ठीक है, कौन घबराए और किसके भाषणों का कितना असर जनता पे पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 4 जून बताएगा। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए जुड़ने के लिए, और फिलहाल के लिए मेरे साथ खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।